फ्रेंड्स, वेलकम टू बायो शिक्षा। ये वीडियो लेक्चर टारगेट करेगा सीएसआई नेट, सेट, गेट एंड एमएससी एंट्रेंस एग्जाम को। प्रीवियस लेक्चर में हमने सर्वाइवरशिप कर्व किया था। आज हम एक्सपोनेंशियल एंड लॉजिस्टिक ग्रोथ करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है। सो पॉपुलेशन ग्रोथ इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल इंक्रीज इन अ पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन में इंडिविजुअल्स किस तरीके से इंक्रीज होते हैं, इसे हम बोलते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ को स्टडी करने के लिए हम दो तरीके के ग्रोथ ग्राफ्स देखते हैं, एक है एक्सपोनेंशियल एंड एक है लॉजिस्टिक। तो सबसे पहले आता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। सो पॉपुलेशन हुज मेंबर्स हैव एक्सेस टू अबंडेंट फूड। सो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में ऐसी पॉपुलेशन आती है जिनके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज प्रेजेंट है। So they have unlimited resources. So the members are free to reproduce and also known as geometric growth. For example, imagine करो एक रूम है, उस रूम में हमने दो monkeys को रखा है और उनको sufficient हमने खाने पीने का सामान जो है वो दे दिया और बाहर से रूम लॉक कर दिया। तो जब तक तो उनके पास खाने का होगा, सोर्स होगा, वो इजिली ग्रो कर पाएंगे, फ्रीली रिप्रोड्यूस कर पाएंगे। और जब रिसोर्स खत्म होने वाला होगा हम फिर बाहर से लाके रिसोर्सेज डाल देंगे। तो रिसोर्स खत्म ही नहीं होने देंगे, खाने पीने का सामान खत्म ही नहीं होने देंगे। तो ऐसी जो पॉपुलेशन है वो क्या करेगी, ग्रो करेगी। तो उनमें क्योंकि रिसोर्सेज इतने ज्यादा है तो कोई किसी भी तरीके का कंपटीशन नहीं होगा एंड दे आर फ्री टू रिप्रोड्यूस। तो ऐसी पॉपुलेशन जो है वो कॉन्स्टेंटली ग्रो करती रहती है बिकॉज दे हैव अनलिमिटेड रिसोर्सेज एंड ऑल्सो इट इज नोन एज ज्योमेट्रिक ग्रोथ। और जो हमें ग्रोथ ग्राफ देखने को मिलता है वो जे शेप्ड कर्व होता है इसमें। सो दे हैव कांस्टेंट पर कैपिटा ग्रोथ रेट। इसे हम एक फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं जिसे बोलते हैं dn by dt इज इक्वल टू rn। सो n क्या है यहाँ पे, n इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन। कितने टोटल इंडिविजुअल्स एक पॉपुलेशन में प्रेजेंट है, दैट इज दिस n। And R is intrinsic rate of natural increase for that population. इसे हम आगे डिटेल में करते हैं अभी। And dn by dt is rate of change in its number over time. टाइम में कितनी पॉपुलेशन में चेंज आया, पहले कितनी थी और टाइम कुछ टाइम के बाद कितना चेंज आया, दैट इज dn by dt. So the rate of population increase or R is defined as difference between the birth rate that is B and the death rate. So R क्या है, वही intrinsic rate of natural increase that is equals to B is for birth rate minus death rate. कितनी उस population में birth हुई है minus कितनी death हुई है, plus I minus E. I is for immigration, E is for emigration. Immigration is कितनी population जो है, कितने इंडिविजुअल उस पॉपुलेशन में बाहर से आए हैं, एंड इमिग्रेशन मतलब कितने इंडिविजुअल उस पॉपुलेशन से बाहर गए हैं। लेकिन जब हम इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज करते हैं उस टाइम पे हम इमिग्रेशन और एमिग्रेशन को इक्वल समझते हैं, तो इसे हम निग्लेक्ट कर देंगे यहाँ से। तो दिस इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज इज नाउ B minus D and it is also known as R is also known as biotic potential. So biotic potential is the rate at which population of a given species increases when no limits are placed. Limitation नहीं है, unlimited सब कुछ उनको मिल रहा है, कोई limitation नहीं है, when no limits are placed on its rate of growth. तो इस तरीके से dn by dt equals to rn. तो r की जगह हम b minus d भी लिख सकते हैं। अब जैसे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ यहाँ बैक्टीरिया का शो किया, सपोज हम एक बैक्टीरिया कल्चर कर रहे हैं। तो बैक्टीरिया का जो जनरेशन टाइम है वो 20 मिनट्स का होता है और रेप्लिकेशन टाइम जो होता है वो 42 मिनट्स का होता है। इसकी डिटेल में हम लोग जाएंगे जब हम डीएनए रेप्लिकेशन करेंगे बैक्टीरिया की। बस यहाँ भी ये समझना है किस तरीके से बैक्टीरिया एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है। आफ्टर 20 मिनट्स एक्सपोनेंशियली वो इंक्रीज कर रहे हैं। सो 2, 4, 8, 16, 32, 64 इस तरीके से एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहे हैं। एक्सपोनेंशियल इंक्रीज तब तक करेंगे जब तक उनके पास रिसोर्सेज होंगे, अनलिमिटेड रिसोर्सेज होंगे। तो जिस तरीके से हम कर्व में देख रहे हैं ये है जे शेप कर्व, ये इस तरीके से जो कर्व बन रहा है ये जे शेप कर्व है। जे अल्फाबेट हमें दिख रहा है कि यहाँ से हमने शुरू किया था बैक्टीरिया को
और धीरे धीरे विद टाइम जो है वो सिर्फ इंक्रीज कर रहा है, नीचे की तरफ नहीं आ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ये ग्राफ तभी पॉसिबल है जब वहां रिसोर्सेज अनलिमिटेड होंगे। लेकिन जब अगर रिसोर्सेज वहां लिमिटेड हो गए, जो कि हम लॉजिस्टिक में देखेंगे, तो ये ग्राफ फिर नीचे की तरफ आएगा। बट एक्सपोनेंशियल में हम एज्यूम कर लेते हैं कि रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, लेकिन ऑल्दो एक्सपोनेंशियल ग्राफ हमें रियल वर्ल्ड में देखने को नहीं मिलता, बहुत रेयर है कि हमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिले, बिकॉज कभी ना कभी तो ऐसा होगा ना कि जो रिसोर्सेज है वो उनकी लिमिटेशन हो जाए या रिसोर्सेज खत्म हो जाए। तो इस ग्राफ से हम दोबारा देख लेंगे इसको। तो यहाँ लिखते हैं हम पॉपुलेशन साइज या फिर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, और यहाँ पे आता है टाइम। तो ये है यहाँ पे जे शेप कर्व की पॉपुलेशन लगातार जो है वो बढ़ रही है। यहाँ पे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के हिसाब से सेम जो एक्सपोनेंशियल कर्व है वो इस तरीके से भी बन सकता है, लीनियर। तो यहाँ पे भी हम लगातार इंक्रीज देख रहे हैं। तो ये एक्स एक्सिस पे होता है टाइम और वाई एक्सिस पे होता है लॉग एन। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सीएसआई नेट वाले वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे क्या है ये भी पूछ लेते हैं। तो ये याद रखना, यहाँ लॉग एन है और यहाँ टी है। तो जब ऐसा होगा तो एक्सपोनेंशियल है, यहाँ पॉपुलेशन साइज या नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है और यहाँ पे टाइम है। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को हम एक और फॉर्मूले से देख सकते हैं, दैट इज एन सबस्क्रिप्ट टी इक्वल्स टू एन सबस्क्रिप्ट नॉट ई सुपरस्क्रिप्ट आर एंड टी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अभी रिसेंटली सीएसआई नेट में इसे क्वेश्चन आया था। एन टी क्या है, दैट इज पॉपुलेशन आफ्टर टाइम टी। तो ये जानना भी बहुत जरूरी है कि ये इन्हें हम क्या बोलते हैं, एन टी को क्या बोलते हैं, नॉट को या आर को क्या बोलते हैं। सो एन टी इज पॉपुलेशन, एक टाइम के बाद कितनी पॉपुलेशन हो गई, एंड एन नॉट इज इनिशियल पॉपुलेशन, पहले कितनी पॉपुलेशन थी और कुछ समय के बाद कितनी पॉपुलेशन हो गई। पहले कितनी थी, दैट इज एन नॉट, और कुछ टाइम के बाद कितनी पॉपुलेशन हो गई, दैट इज एन टी। एंड आर हमारा वही इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज एंड टी इज टाइम। अगला है लॉजिस्टिक ग्रोथ। सो लॉजिस्टिक ग्रोथ तब होगा जब रिसोर्सेज लिमिटेड है। सो एज द साइज ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीजेस, ईच इंडिविजुअल हैज एक्सेस टू फ्यूअर रिसोर्सेज। जैसे जैसे साइज पॉपुलेशन का इंक्रीज करेगा तो रिसोर्सेज लिमिटेड हो जाएंगे, और जो ये लिमिटेशन है रिसोर्सेज की, इसको हम बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी, कि एक एनवायरनमेंट कितने पॉपुलेशन साइज को सपोर्ट कर सकती है, एक एनवायरनमेंट की कैरिंग कैपेसिटी कितनी कितनी वो एक पॉपुलेशन को सपोर्ट करेगी, इसको बोलेंगे कैरिंग कैपेसिटी, और इसको हम के अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। सो के इज कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ एनवायरनमेंट। कैरिंग कैपेसिटी वेरीज ओवर स्पेस एंड टाइम विद द अबंडेंस ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। कैसे लिमिटिंग फैक्टर है, कितने लिमिटिंग फैक्टर है, उस हिसाब से कैरिंग कैपेसिटी जो है ये विद टाइम और विद स्पेस डिफरेंट है, वेरी करती है। अब लिमिटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं, लिमिटिंग फैक्टर हो गए एनर्जी, शेल्टर, प्रेडेशन, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी, वाटर एंड सूटेबल नेस्टिंग साइट्स। कितनी एनर्जी है, कैसा शेल्टर है, कितनी प्रेडेशन हो रही है उस पॉपुलेशन में, न्यूट्रिएंट कितने अवेलेबल है, वाटर, इवन सनलाइट, नेस्टिंग साइट्स क्या है, ये सब लिमिटिंग फैक्टर्स हैं जो एक पॉपुलेशन को कंट्रोल करती है। If a individual cannot obtain sufficient resources to reproduce, then per capita birth rate will decline. तो अगर एक इंडिविजुअल सफिशिएंट रिसोर्स नहीं ले पाएगा, बिकॉज इंडिविजुअल्स को रिसोर्सेज चाहिए फॉर रिप्रोड्यूसिंग, तो अगर उसको रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे तो वहां उस पॉपुलेशन का जो बर्थ रेट है वो डिक्लाइन कर जाएगा। सिमिलरली अगर उसको रिसोर्स नहीं मिल रहे, अगर उसको फूड नहीं मिल रहा, वाटर नहीं मिल रहा, तो स्टारवेशन हो जाएगी या फिर डिसीजेस इंक्रीज कर जाएगी, तो डेथ रेट इंक्रीज कर जाएगा। तो ऐसी पॉपुलेशन में बर्थ रेट विल डिक्रीज एंड डेथ रेट विल इंक्रीज, और जो ग्राफ बनेगा वो एस शेप का बनेगा, जिसे हम बोल सकते हैं सिग्मोइडल। तो ये ग्राफ है, ये अल्फाबेट एस की तरह नजर आ रहा है, तो ये एस शेप ग्राफ है। तो ये लॉजिस्टिक ग्रोथ का ग्राफ है। सब पहले हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे कि पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है, यहाँ पे यहाँ तक पूरा इंक्रीज कर रही है, पर यहाँ पे आने के बाद एकदम जो है वो डिक्लाइन की तरफ जा रही है। और ये रेड डॉट क्या है, ये है कैरिंग कैपेसिटी। तो पहले पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही थी बिकॉज पहले रिसोर्सेज ठीक ठाक प्रेजेंट थे और ऑर्गेनिजम्स उन्हें यूज कर पा रहे थे, बट धीरे धीरे क्या हुआ, रिसोर्सेज खत्म होने लग गए।
तो जैसे रिसोर्सेज खत्म होने लगेंगे तो पॉपुलेशन का जो साइज है वो भी डिक्रीज करने लगेगा, बिकॉज रिमेंबर कि जो लॉजिस्टिक ग्रोथ है उसमें जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। तो इसे इसे हम बोलते हैं रेड, ये जो रेड लाइन से शो किया दैट इज कैरिंग कैपेसिटी और के। सिमिलरली ये भी एक ग्राफ है, तो यहाँ पे हमें y एक्सिस पे लिखा है dn/dt और x एक्सिस पे लिखा है t। तो पहले पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है धीरे धीरे, यहाँ पे आके यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी उस एनवायरनमेंट की डिक्रीज करना शुरू कर दिया। अगेन इसका भी जो ये x एक्सिस पे क्या है और ये y एक्सिस पे क्या है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ टाइम है या नंबर ऑफ इंडिविजुअल है। तो जब हम लॉजिस्टिक ग्रोथ करते हैं तो उसको हम इस फॉर्मूले से करते हैं, dn/dt इज इक्वल टू rn k माइनस n/k। तो k आ गया, यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी आ गया। कैरिंग कैपेसिटी जो है वो कंट्रोल कर रही है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स प्रेजेंट इन अ पॉपुलेशन। सो k इज फॉर कैरिंग कैपेसिटी। आगे आता है पॉपुलेशन रेगुलेशन। दो तरीके से है पॉपुलेशन जो है वो रेगुलेट हो सकती है, एक होता है डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर्स और एक होता है डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर्स। सो ये जो डेंसिटी डिपेंडेंट, नाम से ही पता चल रहा है, ऐसे फैक्टर्स जो एक पॉपुलेशन की डेंसिटी पे डिपेंड करेंगे, दोज आर डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर्स। So these factors increase their effect on a population as population density increases. जैसे जैसे पॉपुलेशन का साइज इंक्रीज करेगा, जैसे जैसे उसकी डेंसिटी इंक्रीज करेगी, वैसे वैसे ये फैक्टर्स जो हैं इनका इफेक्ट भी इंक्रीज होगा। और ये कब होगा? जब रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो हम बोल सकते हैं कि जो लॉजिस्टिक ग्रोथ है वो यहाँ पे होगा कि जब रिसोर्सेज लिमिटेड है तो ये फैक्टर्स भी इंक्रीज, फैक्टर्स का इफेक्ट भी इंक्रीज होगा। तो रिसोर्सेज जैसे कि कौन से रिसोर्सेज लिमिटेड हो सकते हैं? फूड सप्लाई, प्रेडेटर्स, पैथोजन, और ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम के स्ट्रेटेजिस्ट बोलते हैं। या भी पढ़ते हैं के स्ट्रेटेजिस्ट कौन होते हैं। अगला है डेंसिटी इंडिपेंडेंट। तो नाम से पता चल रहा है डेंसिटी इंडिपेंडेंट मतलब डेंसिटी पे डिपेंड ना होने वाला। ये फैक्टर्स, these factors are unrelated to population density। इन्हें कोई मतलब नहीं है कि उस पॉपुलेशन में कितनी बर्थ है कितनी डेथ है, कोई मतलब नहीं। ये फैक्टर्स बिल्कुल अनरिलेटेड है पॉपुलेशन डेंसिटी से, बिकॉज इस पॉपुलेशन में रिसोर्सेज क्या है? अनलिमिटेड है। तो इनमें जो फैक्टर्स इफेक्ट करेंगे वो बायोटिक फैक्टर्स होंगे, मोस्टली टेम्परेचर, वॉल्केनिक इरप्शंस, ड्रॉट। दे टेंड टू एक्ट इन अ डेंसिटी इंडिपेंडेंट मैनर। एंड इसमें जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं दे आर स्ट्रेटेजिस्ट। सो ये डेंसिटी डिपेंडेंट और डेंसिटी इंडिपेंडेंट का हम देखते हैं। सबसे पहले क्या है? ये बर्थ रेट, ये वाला जो आपको इमेज दिख रहा है ये बर्थ रेट के अकॉर्डिंगली है। तो यहाँ बर्थ रेट लो है और यहाँ बर्थ रेट हाई है। तो ये जो रेड लाइन है ये डेंसिटी इंडिपेंडेंट डेथ रेट की है, मतलब इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम एक स्टेबल है, कांस्टेंट है, कोई इंक्रीज या कोई डिक्रीज नहीं कर रहा। लेकिन जब डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर्स होंगे तो बर्थ रेट क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। पहले बर्थ रेट ज्यादा था बट इवेंचुअली धीरे धीरे क्या हो गया? डिक्लाइन कर गया। सिमिलरली इस इमेज में डेथ रेट, पहले डेथ रेट कम था बट बिकॉज ऑफ डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर्स, बिकॉज ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स, डेथ रेट क्या हो गया? इंक्रीज कर गया। और डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर्स अभी भी कांस्टेंट ही है। और ये दोनों ग्राफ को मर्ज करके देखा है। तो डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर्स जो है वो कांस्टेंट रहेंगे, वो कभी भी एक पॉपुलेशन की बर्थ रेट, डेथ रेट उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी पे डिपेंड करते ही नहीं है। लेकिन जो डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर्स है वो डिपेंड करेंगे, वो इंक्रीज होंगे या फिर वो डिक्रीज होगा। इसके बाद आता है आर स्पीशीज या जिनको बोलते हैं आर स्ट्रेटेजिस्ट एंड के स्पीशीज जिसको बोलते हैं के स्ट्रेटेजिस्ट। अब आर स्पीशीज कौन से? रिमेंबर हमने किसी एक वीडियो में पीछे सैमल पैरिटी एंड इटेरो पैरिटी किया था। बस जो ऑर्गेनिज्म सैमल पैरिटी शो करते हैं वो आर स्पीशीज हैं और जो इटेरो पैरिटी शो कर रहे हैं वो के स्पीशीज हैं। सो रिप्रोडक्शन, दे रिप्रोड्यूस रैपिडली, बहुत हाई रेट में एक बार ही रिप्रोड्यूस करेंगे अपनी लाइफ में, लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो है ऑफस्प्रिंग्स जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। फेकंडिटी रेट हाई है, मतलब नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग जो ये प्रोड्यूस करते हैं बहुत हाई करते हैं, बिकॉज इनको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, पेरेंटल केयर करना नहीं है, तो ऑफस्प्रिंग ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे। इवन इनका जो इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज है, बायोटिक पोटेंशियल भी आर स्पीशीज का ज्यादा होता है।
डेंसिटी वर्सेस रिप्रोडक्शन. सो रिप्रोडक्शन रेट नॉट सेंसिटिव टू पॉपुलेशन डेंसिटी पे इनका रिप्रोडक्शन रेट डिपेंड नहीं करता. इसका मतलब ये क्या हुआ, डेंसिटी इंडिपेंडेंट, ये डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर्स पे डिपेंड होने वाले ऑर्गेनिजम्स है. इन्वेस्टमेंट क्या है, बिल्कुल भी नहीं है, इन्वेस्टमेंट करते ही नहीं है अपने ऑफस्प्रिंग के ऊपर. सो दे हैव नो पेरेंटल केयर. कैरिंग कैपेसिटी, सो पॉपुलेशन साइज में टेम्परली एक्सीड के कैरिंग कैपेसिटी इन पे है ही नहीं है, बिकॉज दे शो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व, दैट इज रिसोर्सेज व्हेन अनलिमिटेड. डिस्पर्स वाइडली एंड इन लार्ज नंबर विद एनिमल, तो इनकी डिस्पर्शन भी ज्यादा है. Reproduction is relatively expensive in terms of energy and material. They are small sized and individuals are short lived. Can occupy open ground and occupy harsh condition. So they have short lived habitat. They are poor competitors. They are more adaptable to change in environment. That is, they are less specialized. They tend to have poor defensive strategies and they do not become dominant over time. Similarly, case species को हम देख लेते हैं. Case species they reproduce slowly. ये reproduce repeatedly करते हैं but slowly and they produce less number of offspring. So they have low fecundity and low biotic potential. They reproduction rate sensitive to population density and they are density dependent organisms. Investment of energy and material concentrated on few offspring. They produce few offspring so they have more parental care. And also पॉपुलेशन साइज स्टेज क्लो, इनकी जो पॉपुलेशन साइज है वो इक्विलिब्रियम के पास रहती है, इसलिए हम के स्पीशीज को इक्विलिब्रियम स्पीशीज भी बोलते हैं और आर स्पीशीज को हम अपॉर्चुनिस्टिक स्पीशीज भी बोलते हैं. एंड देन बिकॉज ये बहुत वाइडली डिस्पर्स कर सकते हैं, दैट इज व्हाई दे आर नोन एज अपॉर्चुनिस्टिक स्पीशीज. और ये डिस्पर्स करते हैं स्लोली एंड दे हैव इक्विलिब्रियम, दे स्टे क्लोज टू इक्विलिब्रियम, देयरफॉर दे आर इक्विलिब्रियम स्पीशीज. Reproduction is relatively inexpensive in terms of energy and material. They are large size individuals are long lived. They are not well adapted to growing in open sites and harsh conditions, so they require the specialized conditions. Habitat are stable and long lived, and now they are good competitors, less resistant to changes in environmental conditions. Then they have good defense mechanism, may become dominant over time. अगेन एक और बार देख लेते हैं इसको, जो पॉइंट्स रह गए थे वहां पे. आर सिलेक्टेड स्पीशीज दे लिव इन अनस्टेबल एनवायरनमेंट, दे आर स्मॉल साइज ऑफ ऑफस्प्रिंग, एनर्जी यूज्ड टू मेक इंडिविजुअल्स लो, दैट इज देयर इन्वेस्टमेंट इज लो. Many offsprings are produced, early maturity, short life expectancy, each individual reproduce only once, density independent and they follow type 3 survivorship curve. And also एक point हम add कर सकते हैं, they are Semmelparis organisms. Case selected, they have stable environment, they are large size of offsprings, energy used to make individual is high, less offspring are produced, late maturity, long life expectancy, each individual reproduce more than once, they are density dependent because resources are limited here and they follow type 1 and type 2 survivorship curve. लास्ट में है दो टर्म्स है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एक है रीसाइलेंस और एक है रेजिस्टेंस. Resilience is ability of community to return to its original state quickly following displacement. एक कम्युनिटी की एबिलिटी अपने वापस से उसी स्टेट में आना डिस्टर्ब होने के बाद. जैसे अभी आपने ग्रासेस, जैसे लॉन में आप ग्रास जब कट करते हो तो दोबारा से कुछ ही टाइम बाद, कुछ ही दिनों बाद वो ग्रास दोबारा से इजिली ग्रो कर जाता है. तो वो क्या शो कर रहा है, वो रीसाइलेंस शो कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल ग्रासलैंड कम्युनिटी. एंड कौन से स्पीशीज है जो रिसाइलेंस शो कर रहे हैं, दे आर सिलेक्टेड स्पीशीज. एंड आर सिलेक्टेड स्पीशीज को हम फ्यूजिटिव अपॉर्चुनिस्टिक स्पीशीज भी बोलते हैं. इसके बाद आता है रेजिस्टेंस, दैट इज एबिलिटी टू अवॉइड डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट को अवॉइड करने की एबिलिटी. लाइक फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट एरिया में अगर कोई भी कैटास्ट्रॉफिक इवेंट हुई है, फायर हुआ है या कुछ भी हुआ है या वॉल्केनिक इरप्शन कुछ भी हुआ है, तो उसे वापस से उसी स्टेट में आने के लिए जैसे वो पहले था बहुत टाइम लग जाएगा. सो दीज काइंड ऑफ स्पीशीज दे शो रेजिस्टेंस. दे आर के सिलेक्टेड स्पीशीज एंड के सिलेक्टेड स्पीशीज आर आल्सो नोन एज स्टेबल स्पीशीज और इक्विलिब्रियम स्पीशीज. सो आई होप गाइज आपको ये एक्सपोनेंशियल, लॉजिस्टिक, आर स्ट्रेटेजिस्ट, के स्ट्रेटेजिस्ट समझ आया होगा. अगली वीडियो में हम मेटा पॉपुलेशन एंड मार्क एंड रिकैप्चर मेथड करेंगे.
Thanks for watching. Keep learning.